ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मुसलसल 438 यानी 438 डेज दुनिया के सबसे बड़े समुद्र यानी पैसिफिक ओशन के दरमियान में गुजारे। ना चाहते हुए भी इस इंसान ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई और इंसान कभी तोड़ना नहीं चाहेगा। आखिर किस तरह इस इंसान ने महज एक 7 फीट की बोट पे खुद को पैसिफिक जैसे बेरहम समुद्र में 14 महीनों तक जिंदा रखा, और इस दौरान उसने ऐसा क्या किया कि 14 महीनों के बाद वापस लौटते ही उसे जेल जाना पड़ा। ये है अनबिलीवेबल सर्वाइवल की दास्तान जोस अल्वरिंगा की। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इस ओशन का टोटल एरिया 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी जमीन का टोटल लैंड एरिया यानी टोटल खुश्क हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ पे मौजूद बाकी 4 ओशंस को हटा भी दिया जाए तो सिर्फ पैसिफिक ओशन ही हमारी जमीन पे मौजूद 7 बड़े आज़मों या फिर 200 से भी ज्यादा ममालिक से भी कई गुना बड़ा है। इस समुद्र में कई छोटे बड़े आइलैंड मौजूद हैं, लेकिन जब सैटेलाइट की मदद से इन्हें ऊपर से देखा जाए तो इनमें से कोई भी आइलैंड इस आलीशान समुद्र के सामने एक डॉट से बड़ा दिखाई नहीं देता। अब इस समुद्र में अगर कोई इंसान गलती से भी गुम हो जाए तो उसके जिंदा बचने के चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। ऐसा ही एक भयानक वाकया पेश आया मैक्सिको से ताल्लुक रखने वाले जोस सैल्वाडोर अल्वरिंगा के साथ। जोस का ताल्लुक मैक्सिको के एक छोटे से टाउन कोस्टा एजो से है, और जोस एक एक्सपर्ट मछेरा था। ये बात है 17 नवंबर साल 2012 की, जब जोस और उसका एक साथी पैसिफिक ओशन में फिशिंग करने के लिए जाते हैं। वो दोनों बहुत ही मुख्तसर सामान के साथ महज 7 फीट की एक छोटी सी बोट में अपने सफर का आगाज करते हैं और प्लान करते हैं कि अगले 30 घंटे के अंदर ही वो वापस लौट आएंगे। जोस और उसका साथी बड़ी मछलियों की तलाश में मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं। अब तक सब ठीक चल रहा था। फिर जोस महसूस करता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है हवा का बहाव तेज होता जा रहा है। जोस का साथी उसे कहता है कि हमें शायद यहीं रुक जाना चाहिए। वो लोग वहीं रुक जाते हैं और अपना जाल समुद्र में फेंक देते हैं। जाल फेंके हुए ने थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि समुद्री हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं। पता चलता है कि एक बहुत बड़े समुद्री तूफान ने उन्हें आ घेरा है। वो समुद्र में फेंके हुए इस जाल को वहीं छोड़ देते हैं और अपनी बोट को पीछे मोड़कर वो साहिल की तरफ पूरी स्पीड से भगाना शुरू कर देते हैं। तूफान से लड़ते हुए जोस और उसका साथी पूरे 6 घंटे तक अपनी बोट को साहिल की तरफ भगाते हैं, और दूसरे दिन 7 बजे वो अपने साहिल के काफी करीब पहुंच जाते हैं। इतने करीब कि अब उन्हें उनका गांव दूर से नजर आ रहा था। उन्होंने इस तूफान को बहुत पीछे छोड़ दिया था कि फिर अचानक बोट के इंजन में से कुछ आवाजें आती हैं और बोट वहीं रुक जाती है। बोट का इंजन खराब हो चुका था और अब उनके पास ना ही चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाले सेल। इनके पास सिर्फ एक रेडियो था जिसकी मदद से वो अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेज देते हैं और जवाब का इंतजार करने लगते हैं। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था जोस और उसके साथी की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। शाम हो जाती है और रेडियो की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। अब इन दोनों का बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था। जोस अल्वरिंगा और उसका साथी अभी तक इसी परेशानी में थे कि एक और मुसीबत उन्हें आ घेरती है। समुद्री हवाएं फिर से तेज हो जाती हैं और बोट को आहिस्ता आहिस्ता वापस समुद्र में धकेलना शुरू कर देती हैं। दूर से नजर आता हुआ साहिल अब आंखों से ओझल होता जा रहा था। दूसरी तरफ जब जोस अल्वरिंगा का बॉस उनका मैसेज देखता है तो वो एक सर्च पार्टी भेजता है पैसिफिक ओशन में उन्हें तलाश करने के लिए, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी बदकिस्मती से इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। इस हादसे को अब तकरीबन 4 दिन गुजर चुके थे और तेज हवाओं ने जोस और उसके साथी को किनारे से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। अब बोट के चारों तरफ सिवाय पानी के दूर दूर तक और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इन्हें यकीन हो चुका था कि अब इनके जिंदा बचने के चांसेस ऑलमोस्ट 1% से भी कम हैं। अब अगर इन्हें कोई हेलीकॉप्टर की मदद से ढूंढने भी आता तो इनका दिखना काफी मुश्किल था, क्योंकि इनकी बोट का साइज इतना छोटा था जिसे पैसिफिक जैसे आलीशान समुद्र में दूर से स्पॉट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जो थोड़ा बहुत खाना पानी वो अपने साथ लाए थे वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था और उनकी हालत अब भूख प्यास की वजह से काफी खराब हो रही थी। उन्होंने बोट के आसपास से गुजरने वाली मछलियों को अपने हाथ से पकड़कर कच्चा खाना शुरू कर दिया, और बाज़-औक़ात जब मछलियाँ नहीं मिलती थीं तो बोट पे आकर बैठने वाले परिंदों को भी वो इसी तरह से पकड़कर खाते थे। कच्चा गोश्त खाना उनके लिए किसी अज़ियतनाक टॉर्चर से कम नहीं था, लेकिन एटलीस्ट इस तरह वो खुद को जिंदा रख पा रहे थे। जोस और उसका साथी ये बात अच्छे से जानते थे कि समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की जान जा सकती है, इसीलिए वो समुद्र में तैरती हुई बोतल्स को पकड़ते थे और उनमें बारिश का पानी स्टोर करते थे। और जब कई कई हफ्तों तक बारिश नहीं होती थी तब वो पीने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून स्टोर किया करते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। जिस मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से वो दोनों गुजर रहे थे वो हमारे लिए इमेजिन करना भी नामुमकिन है।
और आखिरकार जोस का 22 साला साथी इस टॉर्चर के सामने हार मान जाता है और समुंदर में ही सुसाइड करके खुद को हमेशा के लिए निजात दिलवा देता है। अब जोस इस वीरान और वसी समुंदर में बिल्कुल अकेला था और उसके साथ बात करने के लिए भी अब कोई नहीं था। अगर आप मैप में देखें तो जोस इस वक्त पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में था और ये पैसिफिक ओशन का सबसे वीरान हिस्सा माना जाता है। जोस को अपना घर, फैमिली और टाउन छोड़े अब 6 महीने गुजर चुके थे और उसने अपने साथी को भी खो दिया था, इसीलिए अब वो काफी परेशान रहने लगा था। और फिर एक दिन जोस की नजरें दूर समंदर में जाती हुई एक कार्गो शिप पर पड़ती हैं। उसे देखते ही जोस फौरन खड़ा हो गया और उसके जिंदा बचने की उम्मीद फिर से जाग उठी। जोस ने उस कार्गो शिप की तरफ हाथ हिलाकर इशारे करना शुरू कर दिया। हर तरह के इशारों के बाद भी जोस की ये छोटी सी बोट शिप में बैठे क्रू को दिखी ही नहीं और देखते ही देखते वो कार्गो जोस की आंखों से ओझल हो गई। इमेजिन करिए 6 महीनों के बाद समुंदर के बीचों बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए जिंदा बचने की सिर्फ एक उम्मीद मिले, लेकिन वो भी इग्नोर करके आगे चली जाए तो कैसा महसूस होगा। 11 महीनों के बाद अब जोस अपनी इस छोटी सी बोट पे ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी मुकम्मल तौर पर फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए भी कुछ नहीं था कि आखिरकार जोस पे किस्मत मेहरबान हो ही गई। 30 जनवरी 2014 को यानी जोस के गुम होने के पूरे 14 महीनों बाद जोस को अपनी बोट के आसपास कुछ नारियल तैरते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही जोस समझ गया कि यकीनन कोई आइलैंड आसपास ही है जहां से ये नारियल आ रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दिया। जोस की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। ये आइलैंड भी कहीं उससे मिस ना हो जाए, इसीलिए जोस ने बोट से जंप करके आइलैंड की तरफ तेजी से तैरना शुरू कर दिया और आखिरकार जोस उस आइलैंड पे पहुंच ही गया। 14 महीनों का तवील अरसा एक बोट में गुजारने के बाद जोस ने फाइनली किसी जमीन पे दोबारा कदम रखा था। वहाँ से थोड़े ही फासले पे जोस को एक छोटा सा बीच हाउस दिखाई देता है। जोस वहाँ जाता है और अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है और इस 14 महीनों में पहली बार जोस का किसी और इंसान से सामना हुआ था। ये एक रिमोट आइलैंड था जिसे ईबोन अतुल के नाम से जाना जाता है। हैरत अंगेज तौर पर ये आइलैंड जोस और वरिंगा के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, ये जोस की किस्मत की मेहरबानी ही थी जो उसे ये आइलैंड नजर आ गया, क्योंकि अगर वो इसे मिस कर देता तो जोस का अगला स्टॉप फिलीपींस में होता, जो यहाँ से भी 5,000 किलोमीटर आगे था। इस आइलैंड से जोस को एक प्लेन की मदद से वापस उसके घर भेजा जाता है, जहां उसके लिए एक और मुसीबत पहले से मुंतजर थी। वापस जाते ही जोस पे ये इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उसने अपने साथ जाने वाले साथी को मारा है और मार कर खाया है, वही साथी जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड किया था।